एंजाइटी एक ऐसी कॉमन प्रॉब्लम हो गई है जो बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है। आज अगर आप बच्चे से बात करो या एक हाउसवाइफ से बात करो या किसी बिजनेसमैन से बात करो, सबको किसी ना किसी बात की चिंता लगी रहती है। थोड़ी बहुत चिंता सामान्य है। जब भी हमें कोई भी एक्शन लेना होता है तो उसके रिगार्डिंग हमारा माइंड सोचता है कि कैसे होगा, थोड़ा सा अनसर्टेनिटी हमें बताता है, कुछ इनसिक्योरिटीज़ हमारे अंदर होती हैं और थोड़ी बहुत चिंता के साथ हम अपने काम को करते रहते हैं, सामान्य फील करते हैं। लेकिन अगर यही चिंता ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाती है तो इसके शारीरिक लक्षणों के रूप में हमें सर में दर्द रहने लग जाता है, जैसे कई बार चेस्ट में पेन की कंप्लेन, पेट में दर्द की शिकायत या स्टमक का अपसेट हो जाना, सांस खिंच कराना। इस तरीके के सामान्य लक्षण कभी आपने अपने अंदर या किसी और के अंदर देखे होंगे। अब चिंता अगर ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाती है तो ये फिर हमें बहुत तंग करती है, लेकिन इसका पता लगते लगते काफ़ी समय खिंच जाता है। क्योंकि शुरुआत में अगर किसी को सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो वो ये नहीं सोचेगा कि ये कोई मनोवैज्ञानिक प्रॉब्लम है, मुझे साइकोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। वो ये सोचेगा कोई शारीरिक दिक्कत है, तो वो फिजिशियन से कंसल्ट करते हैं। और कई बार इस सब चक्कर में एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि खुलकर हम अपने मन की बात तो बता नहीं पाते हैं किसी को, बस यही कारण ढूंढते रहते हैं कि इसके शायद कोई शारीरिक दिक्कत की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तो एंग्जाइटी में लापरवाही होने की वजह से ये बढ़ जाती है और कई बार ये एंग्जाइटी बढ़कर ओसीडी का भी रूप ले लेती है और अलग अलग तरीके की एंग्जाइटी से लोग परेशान हो जाते हैं। आज अपने इस वीडियो में मैं एंग्जाइटी कैसे बिल्टअप होती है और अगर आप एंग्जाइटी की सिचुएशंस को अवॉइड करते हैं तो कैसे ये प्रॉब्लम बेकाबू हो जाती है और हमारा माइंड एंग्शियस होता ही क्यों है, हमारे अंदर ऐसी क्या चीज़ होती है हमारी पर्सनालिटी माइंड के लेवल पर जिससे कि हमारे अंदर ये एंग्जाइटी बिल्टअप हो जाती है, इसके बारे में आपको बताऊंगी। साथ ही साथ मैं आपको 2 पावरफुल टेक्निक्स बताऊंगी जिससे आप घर बैठे ही अपनी एंग्जाइटी को दूर कर सकते हैं। तो ये वीडियो सोल्यूशन ओरिएंटेड वीडियो है, इसलिए आपको इसे लास्ट तक देखना है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर कशिका जैन है, मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ और ऐसी सोल्यूशन ओरिएंटेड वीडियोस आपके लिए टाइम टू टाइम बनाती रहती हूँ। और आपको अगर मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये बहुत ही यूज़फुल वीडियो है, इसको आपको ज़रूर शेयर करना है और कमेंट कर मुझे ज़रूर बताना है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आपकी कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझे अपनी वो प्रॉब्लम भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या आपका कोई सजेशन है आप वो भी लिख सकते हैं। लेकिन इस वीडियो को शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मेरा मोटिव है कि ज़्यादा से ज़्यादा सोल्यूशन ओरिएंटेड वीडियोस आप लोगों को देना और आपकी मदद करना। तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं एंग्जाइटी की साइकिल को। देखिए, एंग्जाइटी में क्या होता है, एक ट्रिगरिंग इवेंट होता है। सबसे पहले इवेंट को समझ लेते हैं कि इवेंट क्या होता है। इवेंट होता है हमारे आसपास एनवायरनमेंट में जो भी कुछ घटित हो रहा है वो सब एक इवेंट है। अब जब हमारे आसपास कुछ घटित हो रहा होता है तो हमारी 5 सेंसेस, हम देखते हैं, कुछ सुनते हैं, स्मेल करते हैं, टेस्ट करते हैं, टच करते हैं, इन सब से इन्फॉर्मेशन हमारे अंदर जाती है। तो वो जो इन्फॉर्मेशन हमारे अंदर जाती है वो इन्फॉर्मेशन एक तो वो होती है जो क्लियरली हमें विजिबल होती है, जैसे कोई हंस रहा है, कोई लड़ रहा है, कोई पढ़ रहा है, लेकिन उसके पीछे का जो मोटिव होता है, जो हिडन इन्फॉर्मेशन होती है, वो हमें पता नहीं होती है। तो एंग्जाइटी में क्या होता है कि कोई ऐसा इवेंट हमारे साथ हुआ होता है रिसेंट या फिर पहले, जिसकी वजह से हमारे माइंड में एक ट्रिगर सेट हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे को कोई डर लगता है, अनसर्टेनिटी फील होती है, तो वहाँ पर शुरुआत हो जाती है, यानी कि कोई ऐसा इवेंट हमारे अंदर ट्रिगर हो जाता है। मैं आपको ये भी एक केस के एग्जांपल से भी समझाऊंगी, पहले इस साइकिल को समझ लेते हैं। फिर उसकी वजह से हमारे अंदर नेगेटिव थॉट्स आना शुरू हो जाती हैं। वो नेगेटिव थॉट्स हमारे अंदर इमोशनल रिस्पॉन्स देती हैं और फिर फिजिकल सिम्टम्स भी हमें महसूस होते हैं अगर वो चिंता ज़्यादा बढ़ जाती है। और उसके बाद हमारे बिहेवियर में जो रिस्पॉन्सेज आते हैं उस पर फ़र्क पड़ जाता है। मैं आपको एक केस का एग्जांपल बताती हूँ। एक 32 साल का लड़का जिसको ये फियर था कि उसको कैंसर हो जाएगा और वो बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी के साथ मेरे पास आया और उसको ये एंग्जाइटी की प्रॉब्लम पिछले 8 महीने से थी, लेकिन ये डिसाइड करते करते कि मुझे साइकोलॉजिस्ट से ही मिलना चाहिए उसको 8 महीने लग गए और उसने बहुत सारे टेस्ट कराए। सारे टेस्ट नॉर्मल आते थे, कहीं पर किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। कई बार फिजिशियंस ने भी समझाया कि भाई आपको शारीरिक कोई दिक्कत नहीं है, आप जाकर किसी साइकोलॉजिस्ट से मिलो, लेकिन इस चीज़ की एक्सेप्टेंस आते आते उसको 8 महीने का समय लग गया। तो मैंने जब बात की, हिस्ट्री ली, तो कि भाई क्यों, आखिर आपको क्यों लगता है कि आपको कैंसर हो जाएगा, तब उसने बताया कि लास्ट ईयर उसके कज़न की डेथ हो गई थी जो सिर्फ और सिर्फ 28 साल का था और उसकी डेथ भी कैंसर की वजह से हुई थी। तो उसकी डेथ का जो इवेंट था उसने उसकी एंग्जाइटी को ट्रिगर कर दिया था। उसके दिमाग में ये सेट हो गया था कि मेरा कज़न जो मुझसे भी उम्र में छोटा था उसको कैंसर हो गया और उसकी डेथ हो गई। तो ये चीज़ उसके दिमाग में सेट हो गई थी। फिर मैंने और हिस्ट्री ली कि क्या तुम्हें बचपन से ही थोड़ा सा जल्दी
महसूस हो जाता है, कोई भी बात, छोटी छोटी बातों की चिंता हो जाती है। आपका स्कूल टाइम कैसा था, कॉलेज में आप कैसे थे? उन्होंने बताया हाँ मुझे शुरू से ही थोड़ा ज़्यादा सोचने की आदत है, या फिर मैं एग्ज़ाम टाइम में भी मेरे पेट में अक्सर दर्द महसूस करा करता था, मुझे बहुत चिंता हो जाती थी, ऐसा डर लगा रहता था कि मैं पास हो पाऊँगा या नहीं हो पाऊँगा। इस तरह से जब मैंने हिस्ट्री ली तो पता चला कि पहले से ही एंग्जाइटी का एक पैटर्न था, लेकिन वो जो कज़न की डेथ हुई उसने इस तरीके से उसे ट्रिगर कर दिया कि वो एंग्जाइटी एक लिमिट से, एक रेंज से बहुत ज़्यादा बाहर चली गई और वहाँ पर नेगेटिव थिंकिंग का लूप आया। अब नेगेटिव थिंकिंग इस तरीके से आई कि मेरे कज़न की, जो मुझसे भी उम्र में छोटा था, उसकी डेथ हो गई, उसे कैंसर हो गया, तो कैंसर तो मुझे भी हो सकता है, यंग एज में भी आजकल कैंसर हो रहा है। लेकिन इस इवेंट की जो एक इन्फॉर्मेशन थी कि कैंसर और कैंसर से डेथ होना, वो तो क्लियर था, लेकिन उसके कज़न के साथ क्या सिचुएशंस रही, उसका लाइफस्टाइल क्या था, उसके सर्कमस्टांसेस क्या थे, उसको कुछ और भी प्रॉब्लम थी थी, ये सारी बातों से वो अनजान था। बस उसके दिमाग में ये था कि मेरे कज़न की कैंसर से डेथ हो गई है तो भाई मेरी भी हो सकती है। तो मैंने आपको बताया तभी शुरू में ही कि इवेंट के दो पार्ट होते हैं, एक वो इन्फॉर्मेशन जो हमारे को क्लियरली समझ आ रही होती है और एक वो जो उसके पीछे की लेयर होती है। तो वो चीज़ वहाँ पर एंग्जाइटी में दिमाग ध्यान नहीं देता है, वो सिर्फ ऊपर ऊपर के इवेंट पर ध्यान देता है और उससे नेगेटिविटी का लूप स्टार्ट हो जाता है। फिर उसके बाद क्या, उसके इमोशनल रिस्पॉन्स में यहाँ पर उसको एक फियर जनरेट होने लगा, डर, मौत का डर कि मेरी भी डेथ हो जाएगी। और वो दो बहनों का, एक भाई था अकेला और बचपन से ही जो उसको पैम्पर्ड वे में पाला गया था, तो उसको लगता था कि अगर मेरी डेथ हो जाएगी, अभी मैं सिर्फ 32 साल का हूँ, तो मेरे माँ बाप का क्या होगा, मेरी बहनों की शादी कैसे होगी, वगैरह वगैरह उसके दिमाग में ऐसा चलता रहता था। तो अब यहाँ पर उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी मानने का और एक सेंसिटिविटी का पैटर्न पहले से था, बिकॉज वो खुद 32 साल का था, उसकी दोनों बहनें उससे बड़ी थी, लेकिन किसी वजह से अभी तक उन तीनों बहन भाई में से किसी की भी शादी नहीं हुई थी। तो वो बहुत ही ज़्यादा सोच रहा था, आगे आगे तक की सोचते सोचते उसको अंदर इतना ज़्यादा डर बैठ गया, एकदम एंग्जाइटी उसको रहने लगी, हर समय चिंता रहने लगी। और इसके सिम्टम्स की वजह से उसको क्या हुआ, उसकी नींद पर फर्क पड़ा, उसको नींद आनी बंद हो गई, उसके दिमाग में हर वक्त यही चलता रहता था, उसकी हार्ट बीट बढ़ी भी रहती थी, उसके सर में दर्द रहने लगा और उसको लूज मोशन रहने लगे। और कई बार ऐसा होता था कि उसको बार बार वॉशरूम जाना पड़ता था और थोड़ा थोड़ा सा इसको फील होता था कि मुझे यूरिन का प्रेशर लग रहा है, इस तरीके से। एंड फिर उसके बाद उसको जो सिम्टम्स डेवलप हुए उसमें नेल बाइटिंग हो गया, तो वो अपना नाखून चबाता रहता था। एंड उसके 2-3 महीने बाद एक और सिम्टम आ गया उसको कि वो अपने बाल खींचने लगा। तो ये सब एंग्जाइटी में होता है, ये सब एंग्जाइटी के सिम्टम्स हैं। मैंने एंग्जाइटी के ऊपर ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोज़ बनाई हुई हैं। अगर आपको एंग्जाइटी क्या होती है, लक्षण क्या होते हैं, इसके बारे में और डिटेल जानकारी चाहिए तो आप मेरी एंग्जाइटी की प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए। और हाँ, आपने मेरा ऐप अगर अभी तक डाउनलोड नहीं किया है डॉक्टर कृषिका जैन के नाम से, तो डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि उसमें एंग्जाइटी के लिए आपके लिए बिल्कुल फ्री एक्सरसाइजेस हैं। उसमें मेडिटेशन भी है, अफर्मेशंस भी हैं जो आपको बहुत हेल्प करेंगी। आगे समझते हैं। इसकी वजह से उसके जो बिहेवियर रिस्पॉन्सेज आ रहे थे वो ये आ रहे थे कि वो गूगल पे बिल्कुल देखता रहता था, पढ़ता रहता था इंटरनेट पे कि कैंसर कैसे होता है, कैंसर के क्या लक्षण होते हैं, शुरुआती उसमें कैसे पहचानें, किस तरीके से कैंसर को दूर करें, ये सब उसके बिहेवियर में रिस्पॉन्स था। उदास सा रहने लगा था, परेशान सा रहने लगा था, अपने माता पिता की एक्स्ट्रा केयर करने लगा, उसको लगने लगा कि मेरे पास कम टाइम है, कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपने माँ बाप की केयर ना कर पाऊँ। तो ये सब कुछ उसके साथ एंग्जाइटी में हो रहा था। अब देखिए क्या होता है, एंग्जाइटी आपको बिल्कुल परेशान नहीं करेगी अगर आप शुरुआत में ही उस पर ध्यान दे लेंगे। तो अगर जैसे ही आपको कोई चीज़ ट्रिगर करती है और आप अपने थॉट पैटर्न पर वहीं पर ही काम कर लेंगे, यानी कि इस वाली स्टेज पर आकर आप काम कर लेंगे, तो फिर आगे के रिस्पॉन्सेस से आप बच सकते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है, अपने आप नहीं कर पाते लोग हेल्प, या फिर जब तक समझ पाते हैं कि एंग्जाइटी है, थॉट प्रोसेस से रिलेटेड है, तब तक काफ़ी देर हो गई होती है। अब समझते हैं आगे की बात। देखिए, एंग्जाइटी कब ज़्यादा बढ़ जाती है। एंग्जाइटी तब ज़्यादा बढ़ जाती है जब एंग्जाइटी आपको हो रही है और आप उस सिचुएशंस को अवॉइड करने लगो, यानी कि आप फेस ना करो उस सिचुएशन को, तब एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा बिल्डअप होती है। जैसे उस लड़के का ही एग्जांपल लें तो जब उसको एंग्जाइटी होती थी, उसको ये फियर आता था कि मेरे को कैंसर हो जाएगा और मेरी डेथ हो जाएगी, तो इसने उस चीज़ का सामना नहीं किया, उसने इस चीज़ को मान लिया कि मेरे साथ ऐसा हो जाएगा और मेरी बहुत जल्दी डेथ हो जाएगी और मेरी पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो जाएगी। उसने इसके बारे में खुलकर बात नहीं की, उसने अपने फादर को, मदर, सिस्टर, किसी को भी नहीं बताया कि उसके मन में ये सब चीज़ें फियर चल रही है, और वो सारी चीज़ों को बस अवॉइड करता था। अवॉइड कैसे करता था, उसने खाना पीना जो था, पहले शौक थे, वो सब चीज़ें छोड़ दी,
बिल्कुल सादा खाने पर आ गया। वो बात नहीं कर पाता था क्योंकि बात करने में उसको ऐसा लगता था कि मेरा डर और ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो वो अपनी सिस्टर से बात करना अवॉइड करने लगा। वो सारी चीज़ें जो उसको ठीक कर सकती थी उन सब चीज़ों को अवॉइड करने लगा, उन सारी सिचुएशंस को अवॉइड करने लगा और अंदर ही अंदर सोचता रहता था। तो इससे क्या होता है कि बस उसको थोड़े टाइम के लिए ऐसा लगता था कि अभी शांति है मेरे मन में, मैं इन सब चीज़ों के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ तो मेरे दिमाग में आ नहीं रही है। लेकिन वो जो शांति मिल रही थी वो बड़े थोड़े टाइम के लिए मिल रही थी ना, वो उससे कोई परमानेंट रिलीफ तो नहीं मिल रहा था। परमानेंट रिलीफ कब मिलता, तब वो अपनी फैमिली मेम्बर से बात करता, या फिर उसको ये चीज़ समझ, जब फिजिशियंस बता रहे थे कि तुमको साइकोलॉजिस्ट से मिलने की ज़रूरत है तो वो मिलता, अपने मन की बात बताता, तब उसे परमानेंट रिलीफ मिलता। लेकिन सिर्फ उसके बारे में मुझे अब सोचना नहीं है या बहुत ज़्यादा परेशान हो गया तो उस टाइम बता रहा था कि मैं गूगल करना बंद कर देता था, तो शॉर्ट टर्म रिलीफ मिलता था कि थॉट आ नहीं रही है तो मैं परेशान नहीं हो रहा हूँ। तो अवॉइड करना एंग्जाइटी में सोल्यूशन नहीं होता है किसी भी चीज़ का, क्योंकि इससे शॉर्ट टर्म रिलीफ मिलता है और लॉन्ग टर्म एंग्जाइटी की ग्रोथ होती रहती है, आपके अंदर एंग्जाइटी बिल्टअप होती रहती है। तो उसका फियर 8 महीने में इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि उसके फिजिकल लेवल पर सिम्टम्स आने लगे, उसके बिहेवियर में वो चीज़ें विजिबल होने लगता था, उसको पैनिक अटैक आने लगे थे, कई बार वो डर के बहुत ज़्यादा रो के ऐसे बिल्कुल बेहोश होने लग गया था। तो ये सब पैनिक लेवल तक जब उसकी एंग्जाइटी पहुंच गई तब जाकर उसको समझ में आया कि मुझे किसी साइकोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। तो ये सब हमारे अंदर एंग्जाइटी में चलता रहता है। अब हम समझते हैं कि आखिर भाई हमें एंग्जाइटी होती ही क्यों है, आखिर ऐसा क्या हो जाता है। तो समझते हैं इस बात को ध्यान से। हमारे अंदर हमारी जो पर्सनालिटी होती है उसके 3 पार्ट होते हैं और हम इसको अपने माइंड की 3 स्टेट्स भी कहते हैं। आप सभी ने सुना होगा कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड के बारे में आपने सुना होगा। ये सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी है, पर्सनालिटी थ्योरी। हमारी पर्सनालिटी के 3 पार्ट होते हैं। एक होता है हमारा इट, जिसको हम कह सकते हैं हमारा चाइल्ड लाइक पार्ट, यानी कि हमारा बच्चा स्वभाव। एक होता है हमारा सुपर ईगो पार्ट, जिसको हम कहते हैं हमारा मैच्योर सेल्फ, जो हमारे मॉरल्स, वैल्यूज़, इन सब में डील करता रहता है। और एक होता है हमारा ईगो पार्ट, जिसको हम अपना अडल्ट पार्ट कहते हैं, जिसको हम कहते हैं कि समझदारी, बैलेंसिंग। तो हमारी जो इड होती है वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड से रिलेटेड होती है, हमारी सबकी अनकॉन्शियस डिज़ायर्स होती हैं। जब हम पैदा होते हैं तो हम इड पैटर्न के साथ पैदा होते हैं। जैसे आपने देखा होगा एक छोटा बच्चा है, अगर उसको कोई खिलौना चाहिए तो वो बिल्कुल फैल भर देगा, वो ये नहीं देखेगा कि वो शॉप पर है या कहीं बीच रास्ते में है। उसको इस बात की कोई ज्ञान नहीं होता, उसके अंदर कोई मॉरल वैल्यूज़ या कोई समझदारी ऐसी नहीं होती, उसको जो चीज़ चाहिए तो चाहिए। तो इट जो हमारी पर्सनालिटी का पार्ट होता है वो पार्ट होता है कि फीड मी, मेरे को बस प्लेजर चाहिए, चाहे वो प्लेजर मेरा किसी गलत तरीके से भी आ रहा है लेकिन मुझे प्लेजर चाहिए। तो इट जो है वो हमारा प्लेजर प्रिंसिपल पर काम करता है। अब हम सब की ही कुछ तो नेचुरल जो बायोलॉजिकल डिज़ायर्स होती हैं, जैसे हमें खाना पीना चाहिए, हमें मकान चाहिए, स्लीप चाहिए, सेक्स चाहिए, ये सब हमारी एक नेचुरल बायोलॉजिकल डिज़ायर्स होती हैं। इसके अलावा जो हमारी सोशल डिज़ायर्स होती हैं, जैसे हमें बड़ी गाड़ी चाहिए, बड़ा अच्छा सा घर चाहिए, एक अच्छा प्रोफाइल चाहिए, हमें ये सब चीज़ें चाहिए, ये भी हमारी इट का ही पार्ट होता है, यानी कि हमारा डिज़ायर्ड पार्ट की फीड में मेरी इच्छाओं की पूर्ति होनी चाहिए। ये जन्म से लेकर लाइफ लॉन्ग हमारे साथ रहती हैं। लेकिन जो हमारा सुपर ईगो पार्ट होता है ये बाद में जाकर डेवलप होता है। तो अब इड आपको समझ में आ गया, उसके बाद मैं आपको सुपर ईगो और फिर ईगो बताऊंगी। सुपर ईगो हमारा मॉरल वैल्यूज पार्ट होता है। जैसे जैसे एक बच्चा बड़ा होता है तो उसकी लर्निंग की जाती है, उसको बताया जाता है क्या राइट है क्या रॉन्ग है। अब उसके पेरेंट ने उसको क्या पेरेंटिंग दी है, उसको क्या वैल्यूज उसके अंदर डाली है, उससे उसकी सुपर ईगो डेवलप होने लगती है। तो सुपर ईगो हमें समझाने लगती है कि क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है। जैसे एक छोटा बच्चा खिलौने के लिए आपका दुकान पर ही फैल जाएगा, लेकिन वहीं पर एक बड़ा आदमी अगर वो कोई शर्ट खरीदने गया है और उसको वो नहीं मिली है तो वो वहाँ पर दुकान पर तमाशा नहीं करेगा, वो वहाँ पर लेटेगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर की उससे समझदारी सही गलत क्या है वो उसकी सुपर ईगो उसको गाइड कर रही होती है, वो उसे बता रही होती है कि ये व्यवहार सही है या व्यवहार सही नहीं है। और ये सुपर ईगो अगर ज़्यादा नर्चर कर दी जाए तो यही हमारे अंदर फियर्स क्रिएट करते हैं। यह हमें ना 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 कहने वाला पार्ट होता है, यानी कि हमें बताता है कि ये चीज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और इसको ज़्यादा नर्चर कर दिया जाए तो फिर ये हर चीज़ के लिए नो बोलने लगता है। तो सुपर ईगो भी बहुत ज़्यादा होना ये ठीक नहीं होता है। तो यहाँ पर जो हमारे सुपर ईगो पैटर्न होता है ये हमारे
पेरेंट फिगर से आता है कि हमारे अंदर क्या वैल्यूज़ डाली गई हैं। तो हमारे अंदर अब इड भी है, हमारे अंदर अब सुपर ईगो भी है। तो इड हमें किसी भी चीज़ के लिए इम्पल्सिव बनाएगी, लेकिन सुपर ईगो हमें उस चीज़ के सही गलत में फंसाने की कोशिश करेगी। तो अगर हम बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव हो जाएंगे तो भी प्रॉब्लम है, अगर हम बहुत ज़्यादा सही गलत में फंस जाएंगे तो भी प्रॉब्लम है। तो इसलिए फिर यहाँ पर ईगो का इंट्रोडक्शन होता है, क्योंकि ये इन दोनों को बैलेंस करने का काम करती है। अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। सपोज़ कीजिए कि मुझे अभी अपने लिए एक नई कार खरीदनी है और मैं अपने हस्बैंड से बोलूँ कि मुझे तो कार चाहिए चाहिए चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे नहीं देखना कि अभी हम कार खरीद सकते हैं नहीं खरीद सकते हैं, मुझे तो बस कार चाहिए चाहिए चाहिए। अब इस वजह से मैं गुस्सा हो जाऊँ, मुंह फुलाकर बैठ जाऊँ, बिल्कुल बात ना करूँ, बदतमीज़ी करने लगूँ, आप एक कार नहीं दिला सकते हो, फिर क्या फ़ायदा है, ये सब ऐसे करने लग जाऊँ। तो मैं किससे रिएक्ट कर रही हूँ? मैं अपने इड से रिएक्ट कर रही हूँ, यानी कि मुझे बस प्लेजर चाहिए, एक कार खरीदनी है और मुझे चाहिए तो फिर चाहिए ही। लेकिन अगर मैं ये सोचूँ नहीं, अभी 2 साल से कोविड टाइमिंग्स चल रहे हैं, सबके फाइनेंसेस इस तरीके से चल रहे हैं, अभी हमें कार के बारे में नहीं सोचना चाहिए, ऑलरेडी हमारे पास एक बहुत अच्छी कार है और अभी ये नहीं है अननेसेसरी उनको प्रेशराइज़ करना होगा, अगर मैंने ऐसा कहा उनको बुरा लग जाएगा, नहीं 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 ऐसा नहीं भी है। तो अभी मैं क्या है अपने सुपर ईगो पार्ट से डील कर रही हूँ। और अगर मैं इसी सिचुएशन में इस तरीके से बिहेव करती हूँ कि कार तो लेनी है, लेकिन देखते हैं अभी जैसे ही थोड़े से फाइनेंशियल कंडीशन सुधरेंगी, नेक्स्ट ईयर तक मैं अपनी पसंद की कार ले लूँगी। तो अभी ये क्या है, मैंने अपनी इच्छा और अपने मॉरल प्रिंसिपल को बैलेंस कर दिया, यानी कि मैं अपनी इच्छा तो पूरी करूंगी लेकिन राइट टाइम आने पर पूरी करूंगी। तो ईगो हमारे अंदर हमारी इच्छाओं और हमारे सही गलत मॉरल वैल्यूज़ करना चाहिए नहीं करना चाहिए इसकी उधेड़-बुन को जो बैलेंस करती है। क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा इड से डील करेंगे तो भी फिर हम बिल्कुल जानवरों के जैसे हो जाएंगे, क्योंकि एनिमल्स में और हम में फ़र्क ही क्या रह जाएगा। एनिमल्स ऐसे होते हैं ना इम्पल्सिव, जैसे आपने सुना भी होगा कि जो रेपिस्ट होते हैं या ये जो चोर होते हैं, या आपने फिल्मों में डायलॉग सुना होगा तो इंसानी जानवर है। तो जो भी लोग इस तरीके के बहुत ज़्यादा एंगर इश्यूज़ वाले होते हैं या फिर जो रेप कर देते हैं किसी का, तो उनके अंदर कोई भी डिज़ायर आई और उनसे कंट्रोल नहीं, और उन्होंने गलत सही किसी भी तरीके से बस अपने इड को फीड कर दिया, यानी कि प्लेजर को गलत तरीके से भी ले लिया। तो ये क्या हुआ, पर्सनैलिटी का इड पार्ट उनको कंट्रोल कर रहा है। लेकिन वहीं पर जो सुपर ईगो होती है वो सही और गलत बताती है कि नहीं, किसी को इस तरीके से गुस्सा करके बेइज्जती नहीं करनी चाहिए, या नहीं किसी लड़की के साथ ये तो सब बहुत मेरे दिमाग में थॉट भी कैसे आया है तो बहुत ही गलत बात है, मैं कैसा व्यक्ति हूँ, किसी लड़की को हमें गंदी नज़रों से भी नहीं देखना चाहिए। ये क्या है, ये सब सुपर ईगो बताएगी, हमारी समझदारी बताएगी। और अगर ईगो से अगर ये कुछ गलत काम भी करना है किसी इंसान को, तो वहाँ पर क्या होगा कि अगर किसी को गुस्सा भी करना है तो वो इंसान क्या करेगा, मुंह फुलाकर बैठ जाएगा, या थोड़ी बहुत वॉल्यूम रेज कर कर अपनी बात को कह देगा। तो वहाँ पर जो गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा था, ना उसने सप्रेस किया और ना ही उसने इम्पल्सिव होकर रिएक्ट किया, बस उसने क्या किया, उसको थोड़ा सा बैलेंस कर कर कह दिया। या सपोज़ कीजिए कि किसी को देखकर कुछ फीलिंग्स आ रही हैं, तो अगर कोई इम्पल्सिव होगा तो वो तुरंत गुलाब का फूल लेकर छप्पा से उसके सामने खड़ा हो जाएगा, तो पता चलेगा कि वहाँ पर और प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकती है। अगर वो बहुत ज़्यादा सही गलत में लगा रहेगा तो वो अपनी फीलिंग्स को हाइड करने की सोचेगा, बोलेगा नहीं ये सही नहीं है, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और अगर कोई अपने ईगो से इस चीज़ को परफॉर्म करेगा तो वो फिर क्या करेगा, वो इस तरीके से बातचीत करेगा कि आप बहुत अच्छे लगते हो मुझे, आप बहुत अच्छे इंसान हो, क्या हम फ्रेंड्स हो सकते हैं। तो ये क्या है, एक ईगो से, समझदारी से आपने अपनी चीज़ को प्रेजेंट किया। तो हम सभी के अंदर इड, ईगो और सुपर ईगो पार्ट होते हैं। तो अब जो हमारी ईगो होती है वो हमारी कॉन्शियसनेस होती है, और जो हमारी सुपर ईगो होती है वो हमारा सबकॉन्शियस पार्ट होता है, और जो हमारी इड होती है वो हमारा अनकॉन्शियस पार्ट होता है। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा इड कंट्रोल करती है तो वो लोग क्या होते हैं, बहुत हाईली एम्बिशियस होते हैं, इम्पल्सिव होते हैं, और एकदम से हर चीज़ को बहुत जल्दी पाना चाहते हैं। अब मान लीजिए किसी के अंदर इच्छाएं बहुत सारी हैं और उसको रियलिटी में वो सारी चीज़ें पूरी नहीं हो पा रही हैं, तो वहाँ पर उसकी इड और सुपर ईगो में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाता है। और आपने देखा होगा बहुत सारे लोग डिप्रेस हो जाते हैं, एंग्जाइटी का शिकार हो जाते हैं, कुछ लोग सुसाइड भी कर लेते हैं, क्योंकि उनकी जो डिज़ायर्स हैं वो पूरी नहीं हो पाती हैं, और कहीं ना कहीं उनके अंदर सही गलत की उधेड़-बुन भी चल रही होती है, वो उसको बैलेंस नहीं कर पाते हैं। तो बैलेंस ना कर पाने की वजह से उनको या तो एंग्जाइटी के, डिप्रेशन के शिकार हो जाएंगे। कुछ लोगों की इम्पल्सिव नेचर उन्हें बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर लेगी तो वो लोग सुसाइड भी कर लेते हैं। जबकि हमें समझना चाहिए
कि हमारी जितनी भी इच्छाएं हैं उनको पूरा करने का एक नहीं बहुत सारे तरीके होते हैं। लेकिन जब भी कोई इंसान एंग्जाइटी में होता है तो वो ये सारे तरीके सोच नहीं पाता, वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस, लो फील करने लगता है और उसको पैनिक होने लगता है। अब किसी इंसान को किसी भी तरीके की एंग्जाइटी होती है, किसी को किसी से बिछड़ने की एंग्जाइटी हो सकती है, किसी को कुछ परफॉर्म करने की एंग्जाइटी हो सकती है, किसी को किसी स्पेसिफिक चीज़ से डर लगता है, उसको इस बात की एंग्जाइटी भी हो सकती है, किसी को छोटे छोटे कामों में डर लगता है, उसको इस बात की भी एंग्जाइटी हो सकती है। तो अलग अलग तरीके की एंग्जाइटी लोग फील करते हैं। लेकिन जो एंग्जाइटी है वो आपकी पर्सनैलिटी के इन्हीं पार्ट्स के बीच का कॉन्फ्लिक्ट का रिजल्ट है कि जब आपके इनर सेल्फ में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होता है, आपकी कुछ इच्छाएं होती हैं लेकिन आपके ऊपर मॉरल प्रिंसिपल हावी हो जाते हैं, तो जब आपके ईड और सुपर ईगो में झगड़ा हो जाता है और वहाँ पर ईगो उसे बैलेंस नहीं कर पाती है, तब आप एंग्जाइटी का शिकार हो जाते हैं और बढ़ते बढ़ते ये पैनिक डिसऑर्डर में, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में, स्पेसिफिक फोबियाज में जाकर कन्वर्ट होने लगती है और ये बड़ी परेशानी की बात करती है। मैं किसी एक सेपरेट वीडियो में इड, ईगो और सुपर ईगो को और बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ समझाऊंगी क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेकिन अभी एंग्जाइटी के लिए आप लोग इतना ही समझ लीजिए। आगे समझते हैं। अब मैं सॉल्यूशन के बारे में बताऊंगी। अभी तक तो मैं आपको प्रॉब्लम के बारे में बता रही थी कि भाई एंग्जाइटी कैसे बिल्टअप होती है और किस तरीके से हमारे को परेशान करती है। मैं आपको एक एग्जांपल बता रही थी 32 साल के लड़के का, जिसको ये डर लगने लगा था कि मेरे को कैंसर हो जाएगा क्योंकि उसके कज़न की कैंसर से डेथ हो गई थी। अब अगर आपको अपनी एंग्जाइटी चाहे वो किसी भी वजह से उससे रिलीफ चाहिए तो देखिए क्या कर सकते हैं। ये है एक कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी मॉडल। ये बता रहा है कि कोई भी सिचुएशन होती है तो उस सिचुएशन में हमारे अंदर एक थॉट आती है, थॉट जैसी आती है वैसा ही इमोशन प्रोड्यूस होता है और फिर अकॉर्डिंगली हम बिहेव करने लग जाते हैं। और ये एक ट्राइंगल है, ये कहीं से भी ऐसे देखोगे आप तो वैसे ही बिहेव करेगा। मान लीजिए आपके दिमाग में पहले थॉट आई, उस थॉट की वजह से वैसा ही इमोशन आएगा और फिर वैसा ही आपका बिहेवियर हो जाएगा। या फिर आपके अंदर कोई डायरेक्ट इमोशन आप फील कर रहे हो, किसी इमोशंस में आप पहले से ही डूबे हुए हो, तो उससे रिलेटेड ही आप बिहेवियर करने लग जाओगे और फिर उसी से रिलेटेड आपके अंदर थॉट्स चलने लग जाएंगे। या आपका कोई बिहेवियर ऐसा है, वो बिहेवियर आपकी थॉट्स को ट्रिगर कर लेगा और फिर उससे वैसा ही इमोशंस, और ये इसी तरीके से चलता रहेगा। तो अब हमें समझना क्या है कि कोई भी जो सिचुएशन होती है वो मीनिंगलेस होती है, यानी कि वो सिचुएशन में मीनिंग जो है हर व्यक्ति अपने हिसाब से देता है। मैंने पहले भी कई वीडियोस में बताया हुआ है आपको कि जो सिचुएशन है वो मीनिंगलेस होती है क्योंकि एक व्यक्ति कुछ अलग तरीके से बिहेव कर सकता है, दूसरा कुछ अलग तरीके से बिहेव कर सकता है। क्यों? क्योंकि सबके दिमाग में अलग अलग तरीके की थॉट्स चल रही होती हैं, इसलिए। तो अब हमें ये चीज़ समझनी होगी, हमारी यहाँ पर जो प्रोग्रामिंग होती है ऑलरेडी, जो प्रोग्रामिंग होती है हमारी ऑलरेडी, उसकी वजह से हमारे दिमाग में थॉट्स आती हैं। जैसे उस लड़के के केस में उसके दिमाग में ये प्रोग्रामिंग हो गई थी कि मेरे कज़न की कैंसर से डेथ हो गई है और उसने उसके बारे में डिटेल में समझा नहीं, उसकी केस स्टडी की, उसके साथ ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, क्या बात रही, क्या लापरवाहियाँ हुई, उसने कुछ नहीं समझा। उसने ऊपर पर से बस उस इवेंट के बेसिस पर वही थॉट्स प्रोड्यूस होने शुरू हो गए। तो वो वहाँ पर वैसे ही इमोशन फील कर रहा था, एंग्जाइटी फील कर रहा था, उसके अंदर फियर ट्रिगर हो रहा था और उसके बिहेवियर में मैंने आपको बताया कि गूगल सर्च, डरे रहना, पेरेंट्स के लिए ओवर पॉसेसिव हो जाना। तो अब हमें क्या करना है, हमें इसको प्रैक्टिस कैसे करना है। प्रैक्टिस करने के लिए एक वर्कशीट है, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, चैलेंजिंग एंग्शियस थॉट्स। आपके दिमाग में जो भी एंग्जाइटी प्रोड्यूस करने वाली थॉट्स आती हैं उसे आप डायरेक्टली ये वर्कशीट, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है कि आपको ये टेक्निक कैसी लगी और आपके लिए कितना हेल्पफुल है। तो यहाँ पर आपको थॉट टू बी क्वेश्चन, जो भी आपको थॉट क्वेश्चन करना है, मतलब समझनी है, जो एंग्जाइटी वाली थॉट है आप यहाँ पर लिख लीजिए। फिर नेक्स्ट उसमें लिखना है आपको, इज़ देयर एनी सब्सटेंशियल एविडेंस फॉर माई थॉट, कि मेरे थॉट के लिए क्या मेरे पास कोई ऐसा सबूत है जो उसे वैलिडेट कर सके। नेक्स्ट उसमें आपको लिखना है कि क्या मेरे थॉट से विपरीत, कॉन्ट्रेरी का मतलब होता है कि उससे विपरीत कोई एविडेंस है, तो वो आपको यहाँ पर लिखना है। फिर इसमें है कि क्या मैं इसकी इंटरप्रिटेशन, जो ये जो सिचुएशन को मैं इंटरप्रिटेट कर रहा हूँ, क्या सारे एविडेंस के बिना पर कर रहा हूँ, तो आपको उसकी एक्सप्लेनेशन लिखनी है। फिर उसके बाद अगर सेम सिचुएशन में कोई और फ्रेंड होता तो वो कैसे सोचता, आपको उसका आंसर यहाँ पर लिखना है। अगर नेक्स्ट उसमें लिखना है आपको कि अगर मैं इसी सिचुएशन को पॉजिटिवली देखूं तो ये सिचुएशन मुझे कैसे डिफरेंटली समझ में आएगी। एंड लास्ट आपको उसमें लिखना है कि क्या ये चीज़ जो अभी मुझे इतना परेशान करी आज से 1 साल बाद, 5 साल बाद मेरे लिए मैटर करेगी या नहीं मैटर करेगी। तो मैं आपको उस लड़के का एग्जाम्पल देकर समझाती हूँ। उसकी थॉट की जो उसे क्वेश्चन करनी थी वो ये था कि
मेरे को कैंसर हो जाएगा और कैंसर से मेरी डेथ हो जाएगी। फिर उसके बाद ये था कि क्या सब्सटेंशियल एविडेंस है मेरे इस थॉट के लिए, तो उसने कहा कि येस मेरे कज़न की डेथ हुई है, तो मेरे पास बस यही एविडेंस है और कोई एविडेंस नहीं है, बाकी तो मेरी सारी जो फिजिकल सारी पैथोलॉजिकल रिपोर्ट्स हैं वो सब नॉर्मल हैं, बस एक ही एविडेंस है मेरे जो कज़न की डेथ है। तो मैंने कहा ये आपका एविडेंस नहीं है, तो आपका रेफरेंस है कि भाई आपके कज़न की डेथ हुई है। तो फिर भी उसने यहाँ पर लिखा कि इससे कॉन्ट्रेरी कोई आपके पास सबूत है, कॉन्ट्रेरी यानी कि इसके विपरीत आपकी थॉट से। तो उसने कहा हाँ मैं इतने सारे डॉक्टर से मिल चुका हूँ, सारे टॉप मोस्ट डॉक्टर से, सबने कहा है आप फिजिकली फिट हो और आपकी मेरी सारी रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल हैं। तो उसने यहाँ पर लिखा फिर इसमें कि क्या मैं ये जो इंटरप्रेट कर रहा हूँ ये इस सिचुएशन को सारे एविडेंसेस के बिना ध्यान में रखे हुए कर रहा हूँ। येस, क्योंकि जो एविडेंस थे उन्हें इग्नोर कर रहा था, सारी पैथोलॉजिकल रिपोर्ट्स जो थी उनको इग्नोर कर रहा था, सारे डॉक्टर्स का कहना इग्नोर कर रहा था और वो सिर्फ एक रेफरेंस के बेसिस पर कर रहा था। तो येस वो इग्नोर कर रहा था। इसी सिचुएशन में कोई और फ्रेंड होता या कोई और होता तो क्या सोचता, तो उसकी दोनों बहनें ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोच रही थी। इवन जो उसके कज़न की बहन थी वो भी ऐसा नहीं सोच रही थी, वो सब सोच रहे थे कि उसको हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें भी हो सकता है। नेक्स्ट उसमें कि अगर मैं इस सिचुएशन को पॉजिटिवली देखूं तो ये कैसे डिफरेंट है। तो मैंने जब उसको बोला तो उससे बोला कि हाँ अगर मैं इसे पॉजिटिवली देखूं तो ये मुझे ये मैसेज करती है कि हमें अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। जैसे मैंने उससे जब बहुत पूछा तो उसने बताया कि मेरा जो कज़न था वो बहुत ज़्यादा स्मोक करता था, ड्रिंक करता था, उसका लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा ख़राब था, कि इससे क्या लर्निंग लेनी चाहिए अगर इसको पॉजिटिवली देखो। तो ये लर्निंग लेनी चाहिए कि भाई हमें अपने लाइफस्टाइल का, अपनी हेल्थ का सब ध्यान रखना चाहिए, थॉट प्रोसेस का। तो वहाँ पर उसने ये लिखा। उसके बाद क्या ये जो थॉट है अभी आज से 1 साल बाद 5 साल बाद मैटर करेगी, तो उसने कहा कि अगर ऐसा मैं बिल्कुल ठीक रहा तो कुछ भी मैटर नहीं करेगी, क्योंकि मेरे कज़न की डेथ हुए हुए ऑलमोस्ट अब 1 साल होने को आ रहा है, तो अभी मैं धीरे धीरे एडजस्ट हो गया हूँ, तो मेरे लिए कोई चीज़ मैटर नहीं करेगी। तो इस तरह से जब उसने प्रैक्टिस की तो उसके दिमाग में ये चीज़ें सॉल्व होने लगी। तो ये थी पहली टेक्निक। मुझे कमेंट कर बताओ कि आपको ये कैसी लगी है और इसकी जमकर प्रैक्टिस करनी है और इस वीडियो को आपको शेयर ज़रूर करना है, लाइक करना है और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट टेक्निक की बात करते हैं। ये है थॉट लॉग आपको भरना है, CBT की टेक्निक है। इसमें यहाँ पर इस वर्कशीट में लिखना होता है कि क्या हुआ, मतलब कौन सी थॉट है जो आपको परेशान कर रही, इवेंट है वो क्या हुआ आपके आसपास। जैसे उसके केस में इवेंट था कि उसके कज़न की डेथ हुई, फिर उसके दिमाग में मरने का डर आने लगा। थॉट उसके दिमाग में जो भी चल रही थी, तो मैंने बोला उसने थॉट्स यहाँ पर लिखी है अपनी कि मुझे लगता है मुझे कैंसर हो जाएगा, मेरी डेथ हो जाएगी, मेरे माँ बाप का क्या होगा। उसकी वजह से फीलिंग्स लिखी उसने कि मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है, डर में भी मरने का डर लगता है। फिर एक्शंस में उसने लिखा कि मैं गूगल करता रहता हूँ और आइसोलेट कर लिया अपने आप को, भगवान से प्रार्थना करता रहता हूँ कि मुझे ठीक कर दो। तो ये सब चीज़ें हमें वर्कशीट में भरनी होती है। इसके अलावा अब कैसे करना होता है, आपको ऐसे कॉलम बना लेना है और थॉट लॉग मेंटेन करना है अपना। आपको उसी सेम सिचुएशन में जो पहली वाली स्लाइड थी, यहाँ पर इस इवेंट की वजह से जो आपके दिमाग में थॉट आ रही थी, इस थॉट को रिप्लेस करके आपको नई पॉजिटिव थॉट लिखनी है। जैसे कि मैं फिजिकली फिट हूँ, मेरी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई हैं और मैं ठीक रहूँगा। इसकी वजह से नई फीलिंग क्या आ रही है, नई फीलिंग आ रही है कि मैं हेल्दी हूँ, एक ट्रस्ट गेन हो रहा है, एक बिलीफ गेन हो रहा है कि मैं बिल्कुल फिट हूँ और मेरे अंदर ये फियर जो था वो अब रिड्यूस हो रहा है। इसकी वजह से नया एक्शन क्या हो रहा है, इंसान सामान्य ज़िंदगी जी रहा है। इसी तरह से सेम सिचुएशन में आपको 2, 3, 4, 5 जितनी भी आप ऑल्टरनेटिव पॉजिटिव थॉट्स लिख सकते हो वो आपको लिखनी है। फिर नोटिस करना है कि उसकी वजह से आपकी फीलिंग्स कैसे चेंज हो रही हैं और आपको अपने एक्शंस नोटिस करने हैं। जब आप इसकी प्रैक्टिस कुछ दिनों तक लगातार करते हैं, मेरी वीडियोज़ देखकर लोग ये सोचते हैं कि बस एक बार देखिए और हो गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आपको इसकी जमकर प्रैक्टिस करनी होती है। कोई भी एंग्जाइटी 6-8 महीने लगा देती है और अगर ये OCD का रूप ले चुकी है तो ये कम से कम 8-10 महीने, साल भर भी लगा सकती है। तो आपको कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग करनी है, तो आपको इसकी जम के प्रैक्टिस करनी है। 1-2 बार करने से कुछ भी नहीं होगा। ये आपकी गलतफहमी है कि 1-2 बार करने से कुछ भी हो जाएगा। तो खूब अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। तो ये थी वो 2 टेक्निक। आपको कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है। इस वीडियो को शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इससे मुझे आप लोगों के लिए सोल्यूशन ओरिएंटेड वीडियोस बनाने का और मोटिवेशन मिलेगा। और ऐप को डाउनलोड ज़रूर कर लेना है और अच्छे से घर पर इसकी प्रैक्टिस करनी है। अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं एक और सोल्यूशन के साथ आपके साथ मिलूंगी। स्टे कनेक्टेड।